भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसिंग आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेसिंग सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेसिंग एविडेंस एक्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी में है वो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। देखते हैं क्यों। सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, मिटिगेटिंग हिट एंड रन केसेस थ्रू लीगल अकाउंटेबिलिटी। पहले एक बार इसके क्लॉज देख लेते हैं। सेक्शन 106(1) में बात की गई है जो पेनल्टी है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए। इसके तहत किसी की मौत हो जाती है, जैसे दारू पी के गाड़ी चलाना, ओवरटेक करना, रैश ड्राइविंग करना। सेकंड पॉइंट इसका मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए है। इसमें यही कह रखा है डॉक्टर जैसे मेडिकल प्रोसीजर चालू रखता है पेशेंट के लिए, तो उसके दौरान उसकी लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाए तो उसको 2 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट स्पेशली टारगेट करता है हिट एंड रन केसेस को। जैसे किसी से एक्सीडेंट हो जाए और उसके बाद वो भाग जाए, कोई रिपोर्ट नहीं करता है पुलिस को, इन्फॉर्म नहीं करता है अथॉरिटी को। इस केस में काफ़ी हार्श पेनल्टी का प्रोविज़न दिया हुआ है। अब आपने देखा होगा इस कानून के खिलाफ काफ़ी ट्रक स्ट्राइक हो रखे हैं, काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। देखते हैं क्यों उठा रहे हैं। इन एक्ट्स में ड्राइवर्स के रिगार्डिंग 2 केसेस के बारे में बात की हुई है। एक एक करके दोनों को देखते हैं। जैसे 2 गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया है। अब इसमें गलती किसी की भी हो सकती है दोनों गाड़ियों में से। मान लेते हैं जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत हाई डिग्री का हुआ है। अनफॉर्चुनेटली किसी एक ड्राइवर की जान चली जाती है। अब इसमें पहले केस में देखते हैं क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। इसमें जो ड्राइवर है सबसे पहले तो और व्हीकल से मदद मांगेगा, रोकने की कोशिश करेगा, हेल्प मांगने की कोशिश करेगा। और मान लो हमारे जैसे किसी भले आदमी ने मदद दे दी, उसके बाद जो है वो ड्राइवर है वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा या किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई मेरे से एक्सीडेंट हो गया है, और अपनी एक्सीडेंट की लोकेशन और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा पुलिस को। फिर या तो वो इंजर्ड पैसेंजर्स को हॉस्पिटल ले जाएगा खुद, या फिर एम्बुलेंस में कॉल करेगा और हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा इंजर्ड पैसेंजर्स को। और अगर खुद को भी चोट लगी है तो वहाँ अपना पहले इलाज करवाएगा। अब ये मत सोचो उसने बता दिया तो इसका मतलब उसको सज़ा नहीं होगी। इसमें 5 साल की सज़ा दे रखी है इसमें फर्स्ट केस में। अब आप सोच रहे होगे एक तो उसने उसकी मदद करी, ऊपर से इसको 5 साल की सज़ा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इंजर्ड हैं ये पैसेंजर्स हैं, क्योंकि ड्राइवर की है वो तो डेथ हो चुकी है उसकी। अब हम सेकंड केस देखते हैं। अब मान लो ये जितने भी हमारे भाई खड़े हैं ये उस भीड़ में खड़े मिले और एकदम से मोब लिंचिंग के आसार लगने लग जाते हैं। ऐसे में समझदारी यही है कि अपने वहाँ से भाग लो। अब इस सेकंड केस में 2 केस हैं। एक तो आप भाग के कहीं चले गए, अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, या फिर आपने किसी को फ़ोन कर दिया, पुलिस को या अथॉरिटी को फ़ोन करके सब कुछ डिटेल्स वगैरह अपनी बता दी। अगर इन्फॉर्म कर दोगे तो सज़ा कम मिलेगी, और अगर इन्फॉर्म नहीं करोगे तो इसमें 10 साल तक की जेल है। अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी तो इसमें ट्विस्ट है। इसमें जो है ना, इसमें 7 लाख रुपए का फ़ाइन भी है। अब इसमें ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि 7 लाख रुपए जुर्माना वो कहाँ से भरेंगे, और अगर 10 साल की जेल हो जाती है तो उनका घर कौन पालेगा। आपको पता ही होगा हर प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होता है या उनका ग्रुप होता है। तो इस कानून के बारे में सुनते ही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो कि ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन है, वो अलर्ट हो गई है। इनका कहना है कि पेनल्टीज़ जो हैं वो बहुत हार्श हैं। इसलिए ऑल ओवर इंडिया जितने भी ट्रक एसोसिएशंस हैं सब एक साथ होकर के इस कानून के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं, जिसको हम ट्रक स्ट्राइक या ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक बोल रहे हैं। क्या एसोसिएशंस बनाना या प्रोटेस्ट करना ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हमें ताकत देता है कि हम पीसफुल असेंबल हो सकें और प्रोटेस्ट कर सकें जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी इनके एक्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़। बस आप इसमें पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या फिर देश की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और हार्मनी को अभी आप अफेक्ट नहीं कर सकते। आपने सुना भी होगा जयपुर हाईवे ब्लॉक कर रखा है, और ये आपका पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से जितने भी आपके ये ड्राइवर जिन्होंने स्ट्राइक कर रखा है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक जो है हमारा सप्लाई चेन है वो बिल्कुल ठप हो चुका है।
ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक हमारी इंडिया की इकोनॉमी की नींव है। जितनी भी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं या फिर जितनी भी हमारे सप्लाई चेन है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, इनसे भी हम कोई भी चीज़ें मंगाते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। या हमारा इंपोर्ट हो गया या हमारा एक्सपोर्ट हो गया, ये सब के सब लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के थ्रू ही हैं। सप्लाई चेन के टूटने की वजह से क्या असर क्या पड़ा है इसमें देखते हैं। हमारी इकोनॉमी मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। अगर हमें कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन मजबूत करना पड़ता है। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, गैस, पेट्रोल, ऑयल्स के जितने भी रेट हैं वो एकदम स्पाइक कर गए। ऐसा क्यों? इस सिनेरियो को बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। जैसे जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई घट जाती है तो उस चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, इस वजह से महंगाई भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो ऐसे ही बस बना देते हैं। इसमें जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया के, वेल रेप्यूटेटेड, वो एक्सपर्टाइज होते हैं इन चीज़ों में, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, साउंड नॉलेज होती है इनको फील्ड में, वो ये कानून बनाते हैं। लेकिन डीप रूटेड कंसर्न्स जो हैं वो हमारे सोसाइटी जो अफेक्टेड हो रही है वो ही बता सकती है इसके बारे में। मेरी राय में इसका सोल्यूशन यही है कि सरकार को बैठ के एक बार जो भी अफेक्टेड सोसाइटी है उनके साथ डिबेट करना चाहिए, कंसेंसस से बात करनी चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सॉल्यूशन है, कमेंट में बताइए।